नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में वीना समझौते के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का क्या योगदान रहा, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे भारत में प्रधानमंत्री एक पावरफुल पद होता है, वैसे ही यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि में चांसलर शब्द होता है, वो बड़ा पावरफुल होता है। जैसे जर्मनी की अभी माइकल एंजेलो, सॉरी, जर्मनी की एक महिला है एंजेलो, वो वहाँ की चांसलर है। इसी प्रकार से ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो बड़ा पावरफुल था। और किस तरीके से वीना समझौता हुआ, इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की समस्याएं। नेपोलियन के पतन से यूरोप में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए वीना में एक सम्मेलन कराने का निश्चय किया गया था। वीना कांग्रेस के समकक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण समस्याएं थी। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट था, तो उसने किस तरीके से फ्रांस में अपनी सत्ता को प्राप्त किया था और वो तानाशाह बनता जा रहा था। तो उसके पतन के बाद में, उस समय पहले तो यूरोप में फ्रांस का दबदबा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए यूरोप में वीना समझौता किया गया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की अध्यक्षता में। नंबर 1, अनेक राज्यों की पुनर्स्थापन की समस्याएं। फ्रांस की क्रांति एवं नेपोलियन महान के आक्रमणों के फलस्वरूप यूरोप का राजनीतिक मानचित्र अस्त व्यस्त हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने अनेक राज्यों को पराजित करके उन्हें फ्रांसीसी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अतः वीना कांग्रेस के सम्मुख ये प्रमुख समस्या थी कि पुराने राज्यों एवं राजवंशों की किस प्रकार व्यवस्था की जाए। उदाहरण के लिए हॉलैंड, बेल्जियम, राइन राज्य संघ, इटली के लिए हॉलैंड, बेल्जियम, इटली आदि की सीमाओं को निश्चित किया जाना था। सम्मेलन में यह भी निर्णय किया जाना था कि कौन सा प्रदेश किस देश को मिलना चाहिए। सॉरी। इस प्रकार वियना सम्मेलन के सामने यूरोप के राज्यों का पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन करने की समस्या थी। नंबर 2 है क्रांति से उत्पन्न उदारवादी विचारों का दमन। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता तथा विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का लगभग समस्त यूरोप में प्रसार हो चुका था। इन सिद्धांतों के कारण संपूर्ण यूरोप में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को प्रबल आघात पहुंचा था। स्पेन, इटली, जर्मनी आदि देशों की प्रजा लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्सुक थी। अतः वीना सम्मेलन के सामने यह भी महत्वपूर्ण समस्या थी कि क्रांति से उत्पन्न उदारवादी लोकतंत्र तथा राष्ट्रीयता की विचारधाराओं का दमन किस प्रकार किया जाए। चर्च की समस्या। नेपोलियन ने पोप को बंदी बनाकर कैथोलिक धर्म के अनुयायियों को नाराज कर दिया था। उसने चर्च के महत्व को भी नष्ट कर दिया और उसे पूर्ण रूप से राज्य के अधीन कर दिया था। नेपोलियन के इन कार्यों से कैथोलिक जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त था। अतः वीना सम्मेलन के सामने यह भी एक समस्या थी कि पोप तथा चर्च के प्रभाव को किस प्रकार पुनः स्थापित किया जाए। नंबर 4 है शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने की समस्या। नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति के कारण यूरोपवासी निरंतर युद्धों से तंग आ चुके थे। इन युद्धों से यूरोपवासियों को धन जन की अपार क्षति उठानी पड़ी थी। अतः वीना सम्मेलन के कर्णधारों ने के सामने ये समस्या थी कि यूरोप में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण किस प्रकार स्थापित किया जाए और युद्धों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए। नेपोलियन के सहयोगी एवं प्रतिद्वंदी शासकों के प्रति व्यवहार निश्चित करना। सॉरी। यूरोप के युद्धों में कुछ शासकों ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ दिया था, जबकि अनेक राज्यों ने उसका तीव्र विरोध किया था। अतः वीना सम्मेलन के सामने
यह भी समस्या थी कि नेपोलियन का साथ देने वाले राज्यों को किस प्रकार दंडित किया जाए। जब नेपोलियन का विरोध करने वाले राज्यों को नेपोलियन का साथ देने वाले राज्यों को किस प्रकार दंडित किया जाए एवं नेपोलियन का विरोध करने वाले राज्यों को किस प्रकार पुरस्कृत किया जाए। वित्तीय राज्यों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना। वीना सम्मेलन को विजयी राज्यों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, जर्मनी की नवीन व्यवस्था प्राप्त करना, वारसा की ग्रैंड डचों की व्यवस्था करना, सेक्सनी, हॉलैंड, बेल्जियम तथा फिनलैंड के भाग्य का निर्माण करना, इटली की नई व्यवस्था करना, डेनमार्क को मित्र राष्ट्रों के विरोध का दंड देना और स्वीडन को उसकी सहायता का पुरस्कार देना आदि समस्याओं का समाधान करना था। वीना कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधि। अब वीना कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन थे, उनके विषय में विस्तार से अध्ययन करना है। सॉरी। वीना कांग्रेस यूरोप के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इतिहास में इससे पहले कभी इतने बड़े राजनीतिज्ञों का विशाल सम्मेलन नहीं हुआ था। इसमें टर्की को छोड़कर यूरोप के सभी राज्यों के शासक अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हुए। वीना कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि थे। नंबर 1 है मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक वीना सम्मेलन का अध्यक्ष था। वह सम्मेलन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली व्यक्ति था। उसका आकर्षक व्यक्तित्व, कूटनीतिक अनुभव, राजनीतिक दांवपेच का प्रयोग करने की क्षमता आदि के कारण उसे प्रमुखता प्राप्त हुई थी। मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 को ऑस्ट्रिया के कोब्लेज नामक नगर में हुआ था। वह 1809 से 1848 तक ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहा। सम्मेलन में मेटरनिक की नीति का मुख्य आधार ऑस्ट्रिया के हितों की रक्षा करना था। वे क्रांति तथा प्रगतिशील विचारों का घोर विरोधी था और यूरोप में यथार्थ स्थिति बनाए रखना चाहता था। वे राष्ट्रीयता, लोकतंत्र तथा उदारवाद का प्रबल शत्रु था तथा निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। वीना कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नियम उसकी नीति से प्रभावित हुए थे। नंबर 2 है जार एलेक्जेंडर प्रथम। रूस का जार एलेक्जेंडर प्रथम भी सम्मेलन का एक प्रमुख राजनीतिज्ञ था। नेपोलियन को पराजित करने में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए रूस के जार एलेक्जेंडर प्रथम को वीना सम्मेलन में निर्णायक स्थान प्राप्त हुआ था। वे अपने आप को मुक्तिदाताओं का मुक्तिदाता कहता था। रूस ने प्रथम बार यूरोप का नेतृत्व किया था। जार एक बुद्धिमान, सरलता से प्रभावित होने वाला, सदाशही, कल्पनाशील एवं व्यावहारिक आदर्शवादी था। उसके विचारों में दृढ़ता का अभाव था। केसलर ब्रिटेन का विदेश मंत्री था। उसका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। फरवरी 1815 तक वे वीना सम्मेलन का प्रमुख प्रतिनिधि रहा। केसलर ने सम्मेलन में शक्ति संतुलन की नीति अपनाई तथा सुरक्षा एवं व्यापारिक हितों की दृष्टि से इंग्लैंड को समुद्री शक्ति की सर्वोच्चता को भी अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयत्न किया। फ्रांस के संबंध में वे संयत नीति का समर्थक था। उसने दास प्रथा की समाप्ति पर भी बल दिया था। उसने ब्रिटेन की समुद्री शक्ति को बढ़ाकर व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। उसने यूरोप में ब्रिटेन को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया था। नंबर 4 है तेलीरा। वीना सम्मेलन में तेलीरा फ्रांस के सम्राट लुई 18वां के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुआ था। वह नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल में 1799 से 1807 तक फ्रांस का विदेश मंत्री रह चुका था। वे एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसे कूटनीति के क्षेत्र में दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त था। तेलीरा के प्रयत्नों से ही फ्रांस को वीना सम्मेलन के 4 बड़े राज्यों के साथ स्थान मिला था। इस प्रकार फ्रांस की गिनती वीना सम्मेलन के 5 बड़ों में की जाने लगी।
वे वेदता के सिद्धांत का समर्थक था। डॉक्टर एम.सी. वार्ड ने लिखा है कि तेलीरा ने अपने राष्ट्र एवं शासक, जिसका वे प्रतिनिधि था, की गौरवपूर्ण सेवा की थी। अब नेक्स्ट है वीना कांग्रेस के आधारभूत सिद्धांत। वीना सम्मेलन में कोई निश्चित कार्य प्रणाली न होने के कारण सभी प्रमुख राष्ट्र अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग गए थे। अंत में सभी राज्यों ने अपने स्वार्थों के को नियंत्रित करते हुए मूलभूत सिद्धांत स्वीकार किए। इस प्रकार वीना सम्मेलन में निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत स्वीकार किए गए। नंबर 1 है वेदता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के प्रतिनिधि तेलीरा ने किया था। वेदता के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के प्रतिनिधि तेलीरा ने किया था तथा मेटरनिक ने इसका समर्थन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये निश्चित किया गया कि जो राजवंश नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सिंहासन से वंचित कर दिए गए थे, उन्हें वेदता अथवा न्याय के सिद्धांत के आधार पर पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। इस सिद्धांत के आधार पर फ्रांस में बुर्बन वंश को प्रतिष्ठित किया गया। इसके अतिरिक्त स्पेन, नेपल्स तथा सिसिली में भी बुर्बन वंशीय शासकों को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। हॉलैंड में रोज वंश तथा सार्डिनिया पिडमांड में सेवाई वंश की पुनः स्थापना की गई। यानी कि इस सम्मेलन में 4 बड़े प्रतिनिधि थे। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ठीक है, फ्रांस का प्रतिनिधि तेलीरा, इंग्लैंड का विदेश मंत्री केसलरे और रूस का जार जेल्डर। यानी कि ये 4 पावरफुल व्यक्ति थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था और जिसमें वेदता का सिद्धांत फ्रांस के प्रतिनिधि तेलीरा ने दिया था। अब नेक्स्ट है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। यह सिद्धांत ब्रिटेन के विदेश मंत्री केसलरे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत का अर्थ यह था कि नवीन प्रादेशिक व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे यूरोप का कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरे राज्यों के लिए खतरा बन जाए। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के चारों ओर बेल्जियम, हॉलैंड, पर्सा और सार्डिनिया के शक्तिशाली राज्य स्थापित किए गए थे। जर्मनी का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया कि फ्रांस अचानक शक्तिशाली न बन सके। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह तय किया गया कि जिन राज्यों ने नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति को समाप्त करने में मित्र राष्ट्रों को सहयोग दिया था, उन्हें पुरस्कृत किया जाए तथा जिन राज्यों ने नेपोलियन को सहयोग दिया था, उन्हें दंडित किया जाए। इस सिद्धांत के आधार पर रूस, ऑस्ट्रिया तथा पर्सा को नेपोलियन के साम्राज्य के हिस्से दिए गए तथा इंग्लैंड को अनेक द्वीप दिए गए। तो इस प्रकार से ये 4 वीना कांग्रेस में सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें पहला सिद्धांत था वेदता का सिद्धांत, फ्रांस के प्रतिनिधि तेलीरा ने किया था। दूसरा सिद्धांत था शक्ति संतुलन का सिद्धांत। ये सिद्धांत ब्रिटेन के विदेश मंत्री केसलर ने द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और एक पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत था। वीना कांग्रेस के निर्णय वीना समझौते के प्रमुख प्रावधान। नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए वीना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। वीना कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1814 में आरंभ हुआ था। 9 जून 1815 को वीना कांग्रेस ने अपने निर्णयों पर हस्ताक्षर कर दिए। वीना कांग्रेस ने यूरोप की प्रादेशिक व्यवस्था निम्न प्रकार से की। नंबर 1 है फ्रांस। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के काल में फ्रांस ने जिन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, वे सभी प्रदेश उससे छीन लिए गए। फ्रांस की सीमाएं वही निर्धारित की गई थी जो 1789 ईस्वी की क्रांति से पूर्व थी।
फ्रांस में पुनः बुर्बन वंश की स्थापना की गई तथा लुई 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बिठाया गया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को इटली में लोम्बार्डी, वेनेसिया तथा इलीरिया के प्रदेश प्राप्त हुए। उसे डालमेसिया तथा कटोरा के बंदरगाह प्राप्त हुए। नेक्स्ट है पर्सा। पर्सा को सेक्सनी का 40% भाग प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उसे बर्ग की डची तथा वेस्टफेलिया की डची का भी कुछ भाग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है जर्मनी। वीना कांग्रेस द्वारा जर्मनी के 39 राज्यों का एक शिथिल जर्मन संघ बनाया गया। संघ के संविधान के अनुसार फ्रैंकफर्ट में एक जर्मन राष्ट्र सभा की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का सम्राट बनाया गया। नेक्स्ट है इटली। इसके तहत नंबर 1 लोम्बार्डी तथा वेनेसिया के प्रदेश ऑस्ट्रिया को दिए गए। परमा ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मेरिया लुइसा को दिया गया। टस्कनी और मोडेना ऑस्ट्रिया के हेप्सबर्गीय शासक को दिए गए। नेपल्स तथा सिसिली बुर्बन वंश के शासक फर्डिनेंड अष्टम को दिए गए थे। रोम में पोप का राज्य स्थापित किया गया था। सार्डिनिया में पिडमांट तथा जिनेवा मिला दिए गए। इस प्रकार इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। देखिए इटली में क्या क्या, लोम्बार्डी और वेनेसिया के प्रदेश ऑस्ट्रिया को दिए गए। परमा ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मेरिया लुइसा को दिया गया। टस्कनी और मोडेना ऑस्ट्रिया के हेप्सबर्गीय शासकों को दिया गया। नेपल्स तथा सिसिली बुर्बन वंश के शासक फर्डिनेंड एट को दिए गए। रोम में पोप का राज्य स्थापित किया गया। सार्डिनिया में पिडमांट तथा जिनेवा मिला दिए गए। इस प्रकार इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। हॉलैंड में ऑरेंज राजवंश की पुनः स्थापना की गई। हॉलैंड को शक्तिशाली बनाने के विचार से बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। लग्जमबर्ग का प्रदेश भी उसमें मिला दिया गया। नेक्स्ट है स्वीडन। स्वीडन से फिनलैंड का प्रदेश लेकर रूस को दे दिया गया। यानी कि स्वीडन से फिनलैंड का प्रदेश लेके रूस को दे दिया गया। तथा पश्चिमी पोमेरेनिया का प्रदेश पर्सा को दे दिया गया। डेनमार्क से नॉर्वे लेकर स्वीडन को दे दिया गया। यानी कि स्वीडन जो था, स्वीडन से फिनलैंड का प्रदेश रूस को दे दिया गया तथा पश्चिमी पोमेरेनिया का प्रदेश पर्सा को दे दिया गया और डेनमार्क से नॉर्वे लेकर स्वीडन को दे दिया गया। स्विट्जरलैंड में फ्रांस के 3 अतिरिक्त कैंटन जोड़कर 22 कैंटनों का एक संघ बनाया गया, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई। जिसे अपने राज्य है ना, छोटे छोटे राज्यों में, वैसे स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटन कहते हैं, छोटे छोटे कैंटन बने हुए। रूस को वारसा का संपूर्ण राज्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त रूस को फिनलैंड का प्रदेश भी प्राप्त हुआ। यानी रूस को ऑस्ट्रिया समझौते के तहत वारसा का क्षेत्र और फिनलैंड प्राप्त हुआ था। स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन से ट्रिनिडाड होकर ब्रिटेन को दे दिया गया। स्पेन से ट्रिनिडाड लेकर ब्रिटेन को दे दिया गया तथा स्पेन में बुर्बोवंशी फर्डिनेंड सप्तम का शासन पुनः स्थापित किया गया। ब्रिटेन। फिनलैंड को फ्रांस से माल्टा, सेंटा लूसिया, टोबेगो तथा मॉरिशस के क्षेत्र प्राप्त हुए। इंग्लैंड को फ्रांस से माल्टा, सेंटा लूसिया, टोबेगो तथा मॉरिशस के क्षेत्र प्राप्त हुए। नंबर 2 है उसे स्पेन से ट्रिनिडाड तथा डेनमार्क से हेलिगोलैंड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है पोलैंड। पोलैंड राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। पोलैंड के 3 भाग करके उसे रूस, पर्सा तथा ऑस्ट्रिया में बांट दिया गया। इस प्रकार से मतलब अलग अलग जो यूरोप के कंट्री थे उनके अलग अलग क्षेत्र प्राप्त हो गया वीना समझौते के तहत। अब इस वीना समझौते या वीना कांग्रेस के कार्यों की समीक्षा के इसमें क्या क्या दोष थे उनका हम शॉर्ट रूप में अध्ययन करते हैं। जैसे
इससे राष्ट्रीय भावना की उपेक्षा हुई थी, क्योंकि किसी राष्ट्र को ज्यादा भाग मिल गया और किसी को कम भाग मिला। लोकतंत्रीय भावनाओं की उपेक्षा की गई। मतलब देख लीजिए, आप इटली में है तो वहाँ लोकतंत्र राजतंत्र था, बाकी यूरोप के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया में राजतंत्र था, बाकी जो भी है अलग अलग क्षेत्र वहाँ पे राजाओं का वर्चस्व था। लोकतंत्र की भावना की उपेक्षा की गई। प्रतिक्रियावादी नीति, यानी कि एक दूसरे के, मतलब इसमें जैसे नेपोलियन के पक्ष में जिन्होंने युद्ध किया उनसे वो राज्य वो छीन लिया, उनका साम्राज्य, और जिन्होंने उसका विरोध किया उनको वो दे दिया, तो एक प्रतिक्रियावादी नीति प्रकट हुई। क्रांति से उत्पन्न भावनाओं की उपेक्षा, यानी कि क्रांति, फ्रांस में जो क्रांति हुई उससे जो उत्पन्न भावनाएं थी उनकी उपेक्षा की गई। वो लोकतंत्र के समर्थक थे लेकिन फिर भी उनका उनकी मतलब भावनाओं की उपेक्षा की गई। स्वार्थों की पूर्ति करना, सभी राष्ट्र अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे। ब्रिटेन अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ था, इटली अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ था। सभी अपने आप को यूरोप में सर्वसर्वा बनाने के लिए आपस में स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए थे। महत्वपूर्ण समस्याओं की उपेक्षा, जो महत्वपूर्ण समस्या जो सीमा से संबंधित थी या क्षेत्र विशेष से संबंधित थी, उस समस्याओं का समाधान नहीं किया गया बल्कि उनकी उपेक्षा की गई थी। वीना कांग्रेस की व्यवस्था अस्थायी रही। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो वीना कांग्रेस में जो समझौता हुआ उसकी जो व्यवस्थाएं थी वो मतलब परमानेंट नहीं रही। बाद में जैसे रूस को वारसा या फिनलैंड प्राप्त हुआ तो फिनलैंड अपने आप को स्वतंत्र करके एक नया राष्ट्र बन गया। इटली के अंदर राजवंशों का शासन हुआ, दूसरे लोगों दूसरे राष्ट्रों ने शासन किया, तो वहां से इटली स्वतंत्र हो गया। तो वो एक मतलब व्यवस्था मतलब स्थायी नहीं रही, अस्थायी थी। फिर विभिन्न कांग्रेस की विशेषता, इन सब गुणों दुर्गुणों या दोषों के बाद भी इस कांग्रेस की क्या विशेषताएं थी कि यूरोप में शांति की स्थापना हो गई। अब विभिन्न कांग्रेस की स्थापना होने के कारण चार बड़े राष्ट्रों का प्रतिनिधि एक जगह होने से यूरोप में एक शांति की स्थापना हुई। सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहन, यानी कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें सामूहिक रूप से डिसीजन लिया जाता था, तो इस प्रकार से सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहन मिला। दास प्रथा का अंत कर दिया गया था हमारे भारत में, और इधर जो एशियन कंट्री है वहाँ पे तो मतलब थोड़ा बहुत दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन उधर जो यूरोपीय कंट्री है वहाँ पे दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उनको हिंसक जंगली जानवरों के साथ लड़ाया जाता था, उनको बहुत बेरहमी से रखा जाता था। ठीक है, तो वो मतलब जैसे उस समय जब मेगस्थनीज आया था तो वो बोलता था कि भारत में दास प्रथा है ही नहीं, क्योंकि वहाँ मतलब हमने दासों के साथ ऐसा व्यवहार किया था कि उनको लगा कि ये दास नहीं है, ये तो इनके मतलब काम करने वाले वर्कर है, कुल मिला के ये है। तो मतलब जबकि यूरोप में दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, तो फिर इन लोगों ने मिलकर कहा कि इस दास प्रथा को अंत कर दिया जाए, तो फिर इसके तहत वीना कांग्रेस के तहत दास प्रथा का अंत हो गया। वेद सिद्धांत का प्रयोग, अब कोई भी कार्य करते थे तो यूरोप के कंट्री आपस में विचार करने के बाद में, वेदता की जांच करने के बाद में ही उस कार्य को करते थे, और वेदता का सिद्धांत लागू भी किया था इसमें। इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। जो इटली और जर्मनी अनेक खंडों खंडों में विभक्त था, ठीक है, तो उसको मतलब अब एकीकरण की ओर प्रयास होने लगे कि भाई ये, कभी तो ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि वहाँ है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक है, कई मतलब रोम का प्रतिनिधि, ये जो अपने पोप का प्रतिनिधि बैठा हुआ है, और कई मतलब सिसिली, नेपल्स, ये सेवाई वंश, सार्डिनिया, ये मतलब अलग अलग क्षेत्र में इटली का विभाजन हुआ था, तो उसको एकीकरण किया गया। इसी प्रकार से जर्मनी भी अनेक भागों में बटा हुआ था, तो उसको भी एकीकरण किया गया था वीना कांग्रेस के तहत। और अंतर्राष्ट्रीय विधि, एक अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी एक अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता उन लोगों को लगी कि मतलब आपसी लड़ाई झगड़े के बजाय कुछ एक विधि की स्थापना कर दी जाए जिसके तहत मतलब अ, विश्व पूरा एकजुट हो सके। तो इस प्रकार से मतलब ये एक वीना कांग्रेस नेपोलियन के पतन के बाद में एक महत्वपूर्ण मतलब एक संस्था के रूप में उभरी और विश्व शांति में इसने योगदान दिया था। निश्चय ही ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको
मनन करते हुए अच्छी तरह से अध्ययन करना है। धन्यवाद।